एक समय की बात है, भगवान शिव की नगरी काशी में बहुत ही ज्ञानी ज्योतिषी रहते थे। वह सभी शास्त्रों और वेदों के ज्ञाता थे। उनकी ख्याति बहुत ही दूर दूर तक फैली थी और दूर दूर से लोग अपने भाग दिखाने के लिए उस ज्योतिषी के पास आते थे। वह ज्योतिषी बहुत ही ज्ञानी थे। जिन लोगों का भी भाग देखकर उन्हें बताते थे, वह बात सच साबित होती थी। दूर से ही उनका भाग पढ़कर वह बता देते थे कि उनके भाग में क्या लिखा हुआ है। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखते थे। फिर उस ज्योतिषी के घर पर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। ज्योतिषी और उसकी पत्नी उस बालक को अच्छी तरह से लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा हुआ तब जब 8 वर्ष की हो गई तो एक दिन बालक ने देखा कि उसके पिताजी के सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। उनके पिताजी सभी को बारी बारी से भाग देख रहे हैं और लोगों को भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में बड़े ही अच्छे तरीके से बता रहे हैं। तब उस बालक ने जब देखा तो उसके मन में अपना भाग दिखाने की इच्छा जागृत हुई। इसी इच्छा देख वह अपने पिता के पास गया और कहने लगा, पिताजी, आप सभी का भाग देखते हैं, सबको उनके भाग्य के बारे में बताते हैं। क्यों ना आज आप मेरा भाग देख लीजिए और मुझे भी बताइए मेरे भाग में क्या लिखा हुआ है। उस अबोध बालक की बात सुनकर ज्योतिषी कहने लगा, बेटा, अभी तुम बालक हो, अभी तुम्हारी भाग दिखाने की अवस्था नहीं हुई है। जब तुम्हारी वह अवस्था आ जाएगी तब तुम्हारा भाग अवश्य देखूंगा और फिर मैं तुम्हारे भाग के बारे में तुमको सब कुछ बता दूंगा। जब वह बालक अपने पिता के ऐसे वचनों को सुनता है, उसके मन में थोड़ा सा दुख होता है और दुखी मन से वापस अपने घर अपने माँ के पास लौट जाता है। धीरे धीरे समय बीतता। फिर एक दिन वह ज्योतिषी अपने आसन पर बैठा ही था कि तभी खेलते खेलते उसका पुत्र उसके पास पहुँच गया और फिर से अपना भाग देखने की जिद करने लगा। ज्योतिषी ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा भाग देखता हूँ, तुम मेरे सामने आकर बैठ जाओ। फिर ज्योतिषी अपने पुत्र का भाग देखने लगा। ज्योतिषी ने अपने ग्रंथ को खोला और फिर अपने पुत्र के ललाट को देखा। जब उसने गणना की तो ज्योतिषी ने देखा कि मेरे पुत्र का विवाह तो एक नीच कुल की कन्या के साथ होना लिखा है। जब उसने यह देखा तो सोचने लगा कि अब क्या होगा। मैं तो जात से उच्च कुल का ब्राह्मण हूँ और मेरे पुत्र का विवाह नीच कुल की लड़की से होगा। यदि ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं रहूँगा और किसी को अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहूँगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूँगा। जब मैं भाग देख सकता हूँ तो भाग को बदल भी सकता हूँ। जब उस ज्योतिषी ने कुछ गहराई से उस ग्रंथ को देखा तो उसकी गणना की थी तो उसे पता चला कि उसी गंगा के किनारे कई कोसों दूर एक मछुआरे का परिवार रहता है। उसके परिवार में अब तक 5 पुत्रियों का जन्म हो चुका है और जो मछुआरे की 5वें नंबर की कन्या है उसकी उम्र मात्र 7 महीने की है, जिसका नाम उस मछुआरे ने चंद्रमुखी रखा है। मेरे पुत्र का विवाह उस लड़की से होगा, ऐसा मेरे पुत्र के भाग में लिखा है। तो ज्योतिषी ने सोचा, मैं अपने पुत्र के भाग को जरूर बदलूंगा और इसमें समर्थ भी हूँ। जब मैंने अपने पुत्र के भाग को देख ही लिया है तो मैंने उसके भाग को बदल भी सकता हूँ। ज्योतिषी कहता है, मैं भी आज देखता हूँ कि भाग बड़ा है या मैं बड़ा हूँ। आज वह ज्योतिषी ब्रह्मा जी के लिखे हुए विधान को बदलने के लिए चल देता है। चलते चलते उस मछुआरे के घर पहुँच जाता है। जब वह मछुआरे से देखा कि काशी के एक महान ज्योतिषी उसके द्वारे पर खड़े हैं तो मछुआरे ने उस ज्योतिषी को बड़ा ही आदर के सत्कार दिया और कहने लगा, मुझ गरीब की कुटिया में आप पधारे हैं तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ज्योतिषी कहने लगा, हे मछुआरे, मैं किसी उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुमसे यह जानना चाहता हूँ कि 7 महीने पहले तुम्हारे घर में किसी कन्या ने जन्म लिया है। तो मछुआरा कहने लगा, हाँ महाराज, 7 महीना पहले हमारे घर में एक पुत्री ने जन्म लिया है। ज्योतिषी ने कहा, क्या उसका नाम चंद्रमुखी है? तो मछुआरा बोला, जी महाराज, उसका नाम चंद्रमुखी है क्योंकि उसके चेहरे पर चंद्रमा के समान सुंदरता है, इसी कारण मैं उसका नाम चंद्रमुखी रखा हूँ। ज्योतिषी ने कहा, हे मछुआरे, मैं त्रिकालदर्शी हूँ। मैं तो इस रास्ते से जा रहा था। मैंने देखा कि तुम पर तो बड़ा घोर संकट आने वाला है। जब तक तुम्हारी सबसे छोटी पुत्री तुम्हारे घर में रहेगी तब तक तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होगी। यदि तुम अपने घर के आंगन में पुत्र खेलता हुआ देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी पुत्री को अपने घर से दूर भगाना होगा। ज्योतिषी ने ऐसी वचनों को सुनकर मछुआरा बोला, महाराज, अभी यह तो नवजात बालिका है,
इसकी आयु भी अभी मात्र 7 माह की है। मैं उसे ऐसी हालत में कहाँ छोड़ सकता हूँ। ज्योतिषी ने कहा कि हे मछुआरे, जब तक मैं तुम्हें यह बताता हूँ तो मैं तुम्हारी सहायता भी कर सकता हूँ। मछुआरे, मेरी कोई पुत्री नहीं है। तुम यह काम करो, तुम अपनी कन्या इस कन्या को मुझे दे दो। उसका लालन पालन करूँगा। जब तक वह बड़ी हो जाएगी तो मैं अच्छा सा वर ढूंढकर उसका ब्याह कर दूँगा। फिर वह मछुआरा पुत्र की लालसा से अपनी नवजात कन्या को उस ज्योतिषी को दे देता है। ज्योतिषी मन ही मन बहुत खुश होता है। उस छोटी सी कन्या को लेकर चल देता है। चलते चलते ज्योतिषी सोचता है, इस कन्या को मैंने मार दिया तो मुझे बाल हत्या का पाप लग जाएगा। फिर उस कन्या को छुटकारा पाने के लिए वह ज्योतिषी एक बढ़ई के पास जाता है और उस बढ़ई से एक लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा बनवाता है और उस बक्से में उस नवजात कन्या को सुलाकर माँ गंगा के जल में प्रवाहित कर देता है। ज्योतिषी सोचने लगता है कि बक्सा कुछ दूर है जाएगा और अपने आप ही डूब जाएगा। वह लड़की भी मर जाएगी। इस तरह इससे मेरा पीछा भी छूट जाएगा। मुझे बाल हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। परंतु उस दुनिया का क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी भाग को बदल सकते, क्योंकि उस लड़की के भाग में जीवन लिखा हुआ था, जिस कारण से वह बक्सा उस गंगा के जल में नहीं डूबता है और माँ गंगा उसे बहाल करती हुई एक गांव के किनारे पर लगा देती है। उधर उस गांव का पंडित सुबह सुबह स्नान करने के लिए जाता है तो पंडित की नज़र उस बक्से पर पड़ती है। जब वह पंडित उस बक्से को खोलता है तो देखता है कि बक्से में अंदर बहुत ही सुंदर कन्या लेटी हुई है और पैर से अंगूठे को चूस रही है। वह पंडित संतानहीन था और माँ गंगा का रोज स्नान करके रोज संतान प्राप्ति की प्रार्थना करता था। उस बच्ची को देखकर वह पंडित सोचने लगा कि माँ गंगा ने मेरे लिए उस पुत्री को मेरी संतान बनाने के लिए भेजा है और मेरी प्रार्थना सुन ली है, स्वीकार कर ली है। इस तरह वह पंडित उस कन्या को लेकर अपने घर के लिए चल देता है। जब वह पंडित अपने घर पहुंचा, उस कन्या को अपनी पत्नी को दिखाया तो उसकी पत्नी कहने लगी, आप यह किसकी पुत्री ले आए हो, बड़ी ही सुंदर है। पंडित जी कहने लगे कि माँ गंगा ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और गंगा को हमारी संतान के रूप में एक झोली में डाल दी। आज से यह हमारी इकलौती पुत्री है। इसका हम बड़े अच्छे से लालन पोषण करेंगे और इसे अच्छे संस्कार देंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। इस प्रकार पंडिता उस कन्या का लालन पोषण करने लगे। समय बीतता रहा, साथ साथ कन्या भी बड़ी हुई। जैसे जैसे लड़की बड़ी होती है वैसे उसकी सुंदरता के चार चांद लगते गए हैं। वह इतनी सुंदर हो जैसे कोई इंद्र की अप्सरा हो। फिर वह लड़की थोड़ी बहुत बड़ी हुई तो एक दिन पंडिताइन ने अपने पति से कहा, सुंदर सी हमारी बिटिया अब सयानी हो गई, इसका विवाह की उम्र हो गई है, आप कहीं जाकर वर ढूंढ कर हमारी कन्या की शादी कर दो। पंडित की यह बात सुनकर पंडित अपनी इकलौती कन्या के लिए वर देखने के लिए चल देता है। जब आसपास उसके लायक कोई वर नहीं मिलता तो पंडित जी अपनी पुत्री के लिए वर की तलाश करते थे। भगवान शिव की नगरी काशी में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर उन लोगों ने पूछते हैं कि वहां कोई ब्राह्मण परिवार है जिसका कोई पुत्र विवाह के योग्य हो तो बताओ। तभी काशी के लोग उस ज्योतिष के बारे में बताते हैं। उनको बहुत ही संस्कारी परिवार है और ज्योतिषी का एक पुत्र इकलौता है, उसके उम्र भी विवाह के योग्य है। पंडित भी आपकी बात वह ज्योतिषी महाराज बन जाए तो आपकी पुत्री बहुत ही सुखी रह सकेगी। उन लोगों की बात सुनकर पंडित जी उस ज्योतिषी के घर में अपनी बिटिया की शादी के लिए चल देता है। जब वह ज्योतिषी के घर पहुंचे और ज्योतिषी से मिले तो ज्योतिषी ने अपनी पुत्री की सुंदरता के बारे में बताया। ज्योतिषी को अपने पुत्र का मकसद बताया कि वह एक पुत्री है, उसका विवाह हम आपके पुत्र के साथ करना चाहते हैं। तो ज्योतिषी भी बहुत खुश हुआ। चलो, मेरे पुत्र के जो भाग्य लिखा है वह अब टल गया है। एक ब्राह्मण अपनी पुत्री की शादी के लिए मेरे पास आया है और ज्योतिषी पंडित की उस बिटिया से अपने पुत्र की शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर विवाह का समय निश्चित भी हो जाता है। एक दिन वह दिन भी आ जाता है जिस दिन पंडित जी की पुत्री और ज्योतिषी के पुत्र की विवाह होती है। फिर वह ज्योतिषी अपने पुत्र को बारात लेकर पंडित के गांव की तरफ चल देता है और सोचता रहता है कि मैंने अपने पुत्र का भाग बदल दिया। मैंने तो शास्त्रों के अध्ययन किया है, इसके कारण मुझे यह क्षमता है कि जिससे मैं आज अपने पुत्र का भाग बदल दूंगा। ज्योतिषी को पता नहीं था कि विधाता का लिखा कोई नहीं मिट सकता है, उसे विधाता भी नहीं मिटा सकते हैं।
तो जो लिखा किया वह टाल नहीं सकता है। जिसके जो भाग में लिखा है वैसा होकर रहता है, चाहे कोई कितने भी जतन कर ले, लेकिन भाग का कोई मिटा नहीं सकता है। इस तरह संजोग बस आज वही मछुआरे की कन्या आज पंडित जी के पुत्री बनकर और ज्योतिषी के बेटे के विवाह के सामने तैयार हो रही है, जिसे वह ज्योतिषी के पानी में बहा दिया था। फिर उस लड़की का विवाह ज्योतिषी के बेटे के साथ हो जाता है। इस तरह वह कन्या ज्योतिषी के घर में आ जाती है। ज्योतिषी का पुत्र अंदर सुंदर भी पत्नी पाकर खुश था। पंडित की पुत्री सुंदर सा पति पाकर खुश थी। ज्योतिष बात से खुश थे कि अपने पुत्र का भाग बदल दिया। फिर एक दिन किसी कारण से उस ज्योतिषी के पुत्र को काशी के कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। एक दिन वह ज्योतिषी अपने आसन पर बैठे हुए थे कि अपने ग्रंथ की गणनाओं में लगे हुए, तभी उसकी पुत्रवधू ज्योतिषी के सामने चाय लेकर उसके पास पहुंची। पुत्रवधू को आया देखकर वह ज्योतिषी ने अपने ग्रंथ बंद कर दिया और पुत्रवधू के हाथ से चाय का गिलास ले लिया और आराम से चाय पीने लगे। फिर उत्सुकता बस चंद्रमुखी से कहा, पिताजी आप सभी का भाग देखते हैं, आप मेरा भी भाग देखकर मुझे यह बताइए कि मेरी पहली संतान पुत्री होगी या पुत्र होगा। ज्योतिषी ने चाय खत्म की और अपनी पुत्रवधू का भाग देखने लगे। अपनी पुत्रवधू का भाग देखकर ज्योतिषी का पसीना छूटने लगा। उसने देखा कि यह तो बड़ी मछुआरे की लड़की है जिसे मैंने मारने के लिए गंगा में प्रभावित किया था। फिर वह मेरे घर में मेरी पुत्रवधू बनकर कैसे आ गई। उसने चंद्रमुखी से कहा, पुत्री तुम अपने पिताजी की इकलौती पुत्री हो ना। तो वह बोली, जी पिताजी, मेरे असली माता पिता तो बड़े दुष्ट थे। उन्होंने मुझे 7 माह की अवस्था में ही गंगा में प्रभावित कर दिया था और उसी जो मेरे लिए नए माता पिता, उन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया। जिस दिन से वह मुझे नया जीवन दान मिला है तब से मैं यही मेरे माता पिता हैं। जब ज्योतिषी यह कन्फर्म कर लिया कि वही मछुआरे की लड़की है, तो ज्योतिषी ने चंद्रमुखी का निजात पाने के लिए एक युक्ति निकाली और चंद्रमुखी से बोला, बेटी तुम पहली संतान पुत्र पाना चाहती हो तो मेरे साथ तुम्हें समुद्र पर चलना होगा। वह दोनों ससुर पुत्र वधू समुद्र पर पहुंच गए और ज्योतिषी ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और उस अंगूठी को दिखाते हुए समुद्र में फेंक दिया और चंद्रमुखी से कहा, बेटी जिस दिन तुम्हें यह अंगूठी मिल जाए उसी दिन तुम अपनी घर आ सकती हो। वह अंगूठी नहीं मिली और तुम अपने पिता के घर पहुंच गई या मेरे घर आ गई तो अपने पति को खो दोगी। इसलिए जब तक तुम्हें कहीं नहीं जाना है, जब तक यह अंगूठी तुम्हें मिल न जाए, यदि तुम मेरे वचनों को नहीं मानोगी तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगी और तुम्हारा भाग भी जाग उठेगा। ऐसा कहकर वह ज्योतिषी उस चंद्रमुखी को समुद्र के किनारे छोड़कर वापस घर को लौट गया। चंद्रमुखी के काफ़ी प्रयास अंगूठी नहीं मिली तो बेचारी उस एक रास्ते तरफ चल दी, क्योंकि ना तो वह अपने पति के घर को जा सकती थी ना ही पिता के घर। और चलते चलते जब वह थोड़ी देर आगे बढ़ी तो सामने एक राजपूताना परिवार आता हुआ दिखाई दिया। वे अपने गांव की तरफ जा रहा था। जब वह राजपूत परिवार ने उस लड़की को देखा तो कहने लगा, बेटी इस जंगल में तुम अकेली कैसे घूम रही हो, यह तो बहुत ही हिंसक जानवर रहते हैं। वह कन्या बोली, क्या बताऊं, विपत की मारी हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। यह बनिया परिवार बोला, बेटी अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। जब चंद्रमुखी ने यह मना सुना तो वह सहज ही उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। इस तरह चंद्रमुखी की उस राजपूताना परिवार से अपने घर खाना बनाने के काम में रख लिया। तो राजपूताना परिवार का मुखिया था, वह ज्योतिषी का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। और उधर जब ज्योतिषी का लड़का अपने घर आया तो उसने अपने पिताजी से चंद्रमुखी के बारे में पूछा। तो ज्योतिषी ने झूठ मूठ का बता दिया, गंगा स्नान करने के समय तुम्हारी पत्नी चंद्रमुखी डूबकर मर गई। तब ज्योतिषी के लड़के ने सुना तो उसे काफ़ी दुख हुआ। उधर राजपूताना परिवार उस गांव में निवास करता था। उस गांव का एक पंडित अपनी लड़की को रिश्ता लेकर उसी ज्योतिषी के घर पहुंच गया। उस पंडित ने ज्योतिषी से जब अपने पुत्री के विवाह के लिए प्रस्ताव रखा तो ज्योतिषी ने उस पंडित से कहा कि हम आपके पुत्र के साथ तुम्हारी पुत्री का विवाह तो कर लेंगे, लेकिन विवाह से पहले हम तुम्हारी पुत्री को देखेंगे और उसके बाद ही विवाह करेंगे, क्योंकि ज्योतिषी को डर था कि कहीं मछुआरे की वही कन्या फिर से न विवाह कर ले जो उसके लड़के के भाग में लिखी थी।
वह पंडित ज्योतिषी को शर्त मानने के लिए तैयार हो गया। अपने गांव को वापस लौट गया। जब ज्योतिषी अपने पुत्र के लिए लड़की देखने को उस पंडित के गांव गया, चल दिया, उधर अंगूठी उस ज्योतिषी के समुद्र में फेंकी थी। उसे एक मछली निगल गई। एक दिन किसी मछुआरे ने समुद्र में जाल फेंका तो वही मछली मिल गई जो अंगूठी निगल गई थी। उस जाल में फंस गई। मछुआरा पकड़ी हुई मछली को बेचने के लिए वहां पहुंच गया। वहां राजपूत परिवार रहता था। परिवार के मुखिया को मछली खाना बहुत ही पसंद था, इसलिए उस राजपूत ने उस मछुआरे को उस मछली को खरीद लिया। फिर मछली को ले जाकर चंद्रमुखी से कहा, बेटी क्या तुम मेरे लिए मछली पका दोगी? तो चंद्रमुखी बोली, पिताजी मैं मछली नहीं खाती हूँ, लेकिन आपके लिए ज़रूर पका दूंगी। इस तरह मछली लेकर रसोई में काटने लगी। तब वो चंद्रमुखी ने उस मछली को काटा तो उसके पेट में से हुई अंगूठी निकल कर ज़मीन पर गिर पड़ी। तब चंद्रमुखी ने उस अंगूठी को देखा तो पहचान गई और अंगूठी पाकर बहुत खुश हुई। और उधर ज्योतिषी ने अपने पुत्र को लेकर पंडित के गांव में पहुंचा और अपने बेटे से कहने लगा कि हे पुत्र, तुम इस गांव में हमारे घनिष्ठ राजपुत्र मित्र रहते हैं। हम उनके पास चलते हैं। उसके बाद जब तुम्हारे लिए लड़की देखने पंडित जी के घर जाएंगे। ज्योतिषी के बेटे ने जब अपने पिता को अपने वचनों को सुना तो वह बोला, पिताजी जो आपको अच्छा लगे वही कीजिए। फिर वे दोनों उस राजपूत के घर पहुँचे। राजपूत ने जब अपने मित्र ज्योतिषी को आते हुए देखा तो भी बहुत खुश हुआ और उनका पहले की भांति आदर सत्कार किया। आदर सत्कार करके उन्हें अपने पास में बिठाया और चंद्रमुखी को आवाज़ दी, बेटी हमारे मित्र आए हैं, आज उनके लिए पानी का इंतजाम करो। जब चंद्रमुखी पानी लेकर आई तो चंद्रमुखी ने ज्योतिषी को देखा, ज्योतिषी ने चंद्रमुखी को देखा। फिर जब ज्योतिषी के लड़के ने चंद्रमुखी को देखा तो वह कहने लगा, पिताजी आपने मुझसे झूठ क्यों बोला है? चंद्रमुखी मर गई, मेरी पत्नी तो जिंदा है, यह आप जानते हैं। वह जानते हुए भी आपने मेरा विवाह किसी और लड़की से करने के लिए सोची। तब वह ज्योतिषी बोला, पुत्र मैं भटक गया था, विधाता के लिखे भाग को बदलने के प्रयास में इतना नीचे बैठ गया था कि कुछ पूछो मत। उसने पूरी कहानी सभी सुना दी। कहने लगा, मुझे अपने शास्त्र विद्या पर कुछ ज़्यादा ही घमंड हो गया था। विधाता के लिखे और मिटाने चला था। मैंने लाख कोशिश की लेकिन हुआ वही जो भाग में लिखा था। यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय माता की।